स्क्रीन शेयर दिख रहा है, शोइंग? मैम, यस मैम। आपको ये ऐसे इतने में दिख जाता है क्या ठीक से? तो फिर मैं वो नहीं करूंगी, फुल स्क्रीन मोड में लेने से ना कंट्रोल एकदम चला जाता है पूरा, मतलब सारा मेन्यू यस दिखता मैम। नहीं है ना? सो इफ इट इज क्लियर तो हालांकि ड्रॉ वगैरह करने में इसमें दिक्कत होगी थोड़ी, बट एनीवे लेट अस सी। सो ये assumptions था। उसके बाद आफ्टर दैट वी वर कंपेयरिंग द मिड पॉइंट कन्वर्टर। ओके, तो ये मैंने इतनी देर में मिड पॉइंट कन्वर्टर का डायग्राम बना लिया। अब क्या है, अगर आपका लोड अगर वी रेटिंग का है, वीएम रेटिंग का है, मतलब पीक वोल्टेज वीएम है, तो ये आपका वीएम होगा। ठीक है, क्लियर? इस जगह पे दिखता है ना? दीक्षा दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। संजय, अगर नहीं दिखे तो आप लोग नहीं तो चैट में डाल दो, मेरे ख्याल से चैट शायद दिखेगी मुझे। ठीक है, इस तरह से इस मोड में सब कुछ ज्यादा एक्सेसिबल रहता है। सो यू सी, ये वाला वीएम है, ये भी वीएम है, क्योंकि लोड को जब या तो जब ये पॉइंट पॉजिटिव है तब ये ऐसे कंडक्शन हो रहा है, जब ये पॉइंट पॉजिटिव है तो ये एससीआर कंडक्ट कर रहा है। तो लोड को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हर बार लोड का ये पॉइंट पॉजिटिव रहेगा, दिस वन जैसा कि बना हुआ है, एंड दिस पॉइंट विल बी नेगेटिव, and the current will be carried by either this converter, full load current, suppose ये full load, and otherwise by this converter. So both converter, both these will carry the full load current, one SCR, whereas in bridge converter 2 SCRs carry the same current. बट करंट दो में भी, यहाँ पे मान लो एक और SCR लगा हो तो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट व्हाट अबाउट वोल्टेज? when this is on and this is off, okay, when this is on, this point is positive, this is conducting, okay, and this is negative, then what happens is that full voltage, this is on, so this is short, so this positive point, ये वाला जो positive point है ये यहाँ आ गया है, आ रहा है समझ में? ये यस पॉजिटिव मैम। पॉइंट यहाँ आ गया है और ये नेगेटिव तो यहाँ है ही, तो इसका मतलब ये पूरा वोल्टेज, ये पूरा वोल्टेज कितना है? 2 वीएम है ना? लोड को 2 वीएम PM। मिल रहा है, इसके थ्रू एक ये वीएम हो गया, एक ये वीएम हो गया, आधे साइकिल में ऐसा, आधे साइकिल में ऐसा। लेकिन जब ये ब्लॉक होता है, जब भी व्हेन इट इज इन ऑफ स्टेट, तो इसको पूरा 2 वीएम कैरी करना। ठीक है, इसी का यहाँ इक्विवेलेंट सर्किट बना हुआ है। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। तो इसका मतलब अब यस। आप दोनों को का कंपैरिजन, ये एक बात बस आपको ध्यान रखनी है कि लोड अगर यहाँ पे फुल लोड है तो एससीआर जो है, पावर पूरा जो कन्वर्टर, मतलब जो ट्रांसफॉर्मर है वो डबल रेटिंग का लगेगा। क्योंकि ब्रिज में क्या होता, ब्रिज में ये पूरा सेकेंडरी जो है, अगर यहाँ से आपने ब्रिज को सप्लाई दिया होता तो ये पूरा वीएम ही होता, ये 2 वीएम नहीं होता। तो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, अगर सेम रेटिंग का सब कुछ यूज करेंगे तो पावर हैंडलिंग इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें तरह तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिड पॉइंट और ब्रिज पे बनते हैं। ओके, एक तो कॉन्सेप्ट इज क्लियर तो कोई लैंग्वेज चेंज कर देगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू विल बी नोइंग कि इसको आप देख लेंगे बना के, कंपैरिजन में एक ब्रिज बना लेंगे, ब्रिज कन्वर्टर। तो ब्रिज में जो सोर्स वोल्टेज आता है वो सिर्फ वीएम है। यहाँ पे ये ए और बी के बीच में जो वोल्टेज है, ब्रिज में जो ए और बी के बीच में वोल्टेज होता है, सोर्स वोल्टेज, वो वीएम होता है, यहाँ पे वो 2 वीएम, बस ये फर्क है। ठीक है, so now we were here somewhere before the first class ended, है ना? So we were discussing the discontinuous conduction mode, and हम देख रहे थे कि the speed regulation of the motor becomes poor. Now speed regulation becomes poor का मतलब हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि what does it mean by speed regulation being poor. फिर वहीं पे मैं आपको ये समझाने की भी कोशिश कर रही थी कि लोड नेचुरली, लोड बढ़ेगा तो स्पीड घटती है, but if we want that with increase in load there should not be any speed drop, that is we want there should be zero speed regulation. So then when load increases we will adjust alpha in such a manner that the speed is again fixed, steady state speed remains constant, transient में थोड़ी देर के लिए dip होता है। okay, this is what we'll do. But if the motor is in discontinuous conduction mode, then the drop in speed, जो थोड़ी देर के लिए जो drop in speed होगा, that will be more than if the motor had been in continuous conduction mode. So therefore, the speed regulation of the motor becomes poor because the speed
drop in speed is more if there is discontinuous conduction operation. And of course, if there is more drop in speed, तो आपको accordingly alpha तो इसमें भी आप adjust करेंगे. Next point is the converter characteristic becomes non-linear due to discontinuous conduction. ये point हम लोग पढ़ेंगे आगे और अच्छे से. जैसे नॉर्मली डीसी मोटर की जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है वो लीनियर होती है, बट बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक बिकम्स डिसकंटिन्यूअस. ओके, अच्छा, आई थॉट संजय इज ऑल्सो देयर ऑलरेडी. मुझे लगा कि दो लोग वेटिंग रूम में थे ना, तो दोनों को ऑन किया. एनीवे, चलो, तो ये these are the points. Then the third point is that the drive has a slow transient response if in discontinuous conduction mode. तो point 3 और point 1 देखो मिलते हैं, क्योंकि इसका slow transient response है, इस वजह से speed regulation और poor हो जाता है. ठीक है, तो these are the disadvantages of discontinuous conduction mode. यही सारे point continuous conduction के अलग रहेंगे. Speed regulation will be better, converter characteristics will be linear, and transient response will be better than the continuous conduction, than the discontinuous conduction mode. So these are all theoretical types of questions which may be asked 2 नंबर के, 3 नंबर के, इस तरह के क्वेश्चन आपको, क्योंकि अब आपका एग्जाम तो मोस्टली मुझे लगता है कि मोस्टली कह नहीं सकते अगर गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगा, बट मोस्टली ऐसे ही होगा. पर्टिकुलरली एनी में क्योंकि बच्चे कम हैं तो उनको तो प्रोबेबली यही बुला के करेंगे ही, है ना. एनीवे, अभी सब अनसर्टन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि इफेक्ट ऑफ आर्मेचर इंडक्टेंस ऑन द ड्राइव परफॉर्मेंस. पीछे मैंने आपको 2 तरह के इंडक्टेंस बताए थे. एक सोर्स इंडक्टेंस, मतलब एसी सोर्स का इंडक्टेंस, ड्यू टू विच द डिवाइसेस ओवरलैप, द कंडक्शन ऑफ द डिवाइसेस ओवरलैप्स, एंड देयर इज अ पीरियड व्हेन, शॉर्ट पीरियड व्हेन देयर इज अ शॉर्ट सर्किट on the source side, because T1, T3 are also conducting, T2, T4 are also conducting. That was source inductance. If you include the effect of source inductance, then that tiny period when all 4 are conducting has to be taken care of. Okay? Now, this we are talking about motor inductance. The inductance of the motor, जो L हमने बनाया होता है, R, L, load, L inductance of motor, L induct में आ जाएगा inductance of any filter if you are using. So, if a larger value of L is inserted in the motor armature, then क्या होगा, मतलब L का effect क्या है, तो discontinuous conduction reduce हो जाएगा. Region of discontinuous conduction will get reduced region. क्लियर? ऑब्वियस है ना, ऑब्वियस है कि नहीं है, क्योंकि हायर एल होगा तो करंट जल्दी से डिक्रीज होके 0 नहीं हो पाएगी. डी बाई डी टी जो है वो अधिक होगा, एंड देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन नहीं होगा. हम लोगों ने पढ़ा था डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन द लोड टॉर्क, मतलब वैल्यू ऑफ मोटर करंट आई. इट डिपेंड्स ऑन द डी बाई डी टी, मतलब इंडक्टेंस. इट डिपेंड्स ऑन द फायरिंग एंगल. ये 3-4 चीजों पे डिपेंड करता है ना कि वेदर डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन होगा या नहीं. याद है कि नहीं दीक्षा, संजय, याद है? यस मैम. वही चीज है, अगर एल ज्यादा होगा तो डिसकंटिन्यूअस मोटर करंट का, मतलब अगर डिसकंटिन्यूअस, या तो डिसकंटिन्यूअस होगा नहीं ऑपरेशन, या होगा तो रिड्यूस्ड टाइम के लिए होगा. सेकेंड पॉइंट, मतलब जो मोटर के इंडक्टेंस का क्या क्या इफेक्ट है. Motor operates at a constant speed for a particular value of alpha over a wide range of torque. मतलब speed regulation is improved. अगर L आपका हायर है, मतलब 2 मोटर्स को अपन कंपेयर कर रहे हैं या 2 L की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर L ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर ड्राइव में स्पीड रेगुलेशन इंप्रूव हो जाएगा,
क्योंकि किसी एक वैल्यू पे, अल्फा की किसी एक वैल्यू पे, अभी पीछे मैंने आपको बताया था ना कि इफ यू इंक्रीज द लोड देन स्पीड डिक्रीजेस, फिर अपने को अल्फा एडजस्ट करना पड़ेगा, पढ़ाया था ना। तो अब अगर सेम अल्फा पे भी आपका ड्राइव कांस्टेंट स्पीड पे ओवर वाइड रेंज ऑफ टॉर्क ऑपरेट करेगा, मींस आपको अल्फा चेंज नहीं करना पड़ेगा, लोड टॉर्क बढ़ेगा तो आपको अल्फा को रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा फॉर मेंटेनिंग द स्पीड। ये वाला पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? अगर हम अल्फा बढ़ाते हैं, जैसे अल्फा 30 था और अल्फा हमने 60 कर दिया, तो मोटर की स्पीड क्या होगी? व्हाट विल हैपन टू द मोटर स्पीड, बताइए। बताओ बताओ संजय। क्या होगा इफ अल्फा इज इंक्रीज्ड? अल्फा एंड स्पीड कांस्टेंट स्पीड पे रन करेगा। नहीं, हम अभी ऐसे बोल रहे हैं, टॉर्क फिक्स्ड है लेकिन अल्फा हमने बढ़ा दिया, 30 से 60 कर दिया, तो मोटर की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? अल्फा और ओमेगा एम का क्या रिलेशन रहेगा? चलिए, अल्फा और वी का क्या मतलब, मोटर का जो वोल्टेज है उसका क्या रिलेशन है? इफ यू इंक्रीज अल्फा फ्रॉम 30 टू 60 तो वोल्टेज का क्या बनता है? व्हाट हैपेंस टू प्रोपोर्शनल है, हाँ प्रोपोर्शनल रहता है। तो इफ यू प्रोपोर्शनल है कॉस अल्फा के, नॉट अल्फा के, है ना। अगर फायरिंग एंगल बढ़ेगा तो आपका सिंपल, आप अपने वेवफॉर्म को ही याद कर लीजिए। इफ फायरिंग एंगल इज इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60 तो आपके वी का क्या हो जाएगा? वोल्टेज का, जो मोटर को आप वोल्टेज दे रहे हैं वो घट जाएगा ना, वोल्टेज विल रिड्यूस ना। एंड इफ वोल्टेज रिड्यूस यस है मैम, तो स्पीड वोल्टेज तो रिड्यूस वैसे हो ही है, जाएगा। यस वोल्टेज रिड्यूस होगा तो स्पीड वैसे ही रिड्यूस हो जाएगी अपने आप, सेम टॉर्क पे भी। ये सब इंटर रिलेटेड है, अपन अभी टॉर्क चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अल्फा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। बट मैम अगर अल्फा आपने कम वोल्टेज, किया, हाँ बताओ क्या बोल रही दीक्षा? वोल्टेज व्हाट आर यू सेइंग दीक्षा? मैम वोल्टेज कैसे रिड्यूस होगा? इफ यू इंक्रीज अल्फा, जैसे अगर अल्फा इज इक्वल टू 0 है तो आपका पूरा वोल्टेज आउटपुट आ रहा है ना, वेवफॉर्म याद करिए, यस मैम। है ना। अगर अल्फा 30 हो गया तो वोल्टेज थोड़ा सा कट गया ना, आउटपुट को पूरा नहीं मिला, थोड़ा कम हो गया। अगर अल्फा 60 कर दिया तो और कम हो गया, है ना। ओके मैम, ओके। समझ रहे हो? तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल ही तो है ये, और फील्ड में जो लगाया है उससे फील्ड में कंट्रोल हो रहा है। अगर फील्ड का अल्फा बढ़ाएंगे तो फ्लक्स पे चेंज आएगा, अगर फील्ड का अल्फा चेंज करेंगे तो फ्लक्स। तो ये अल्फा और स्पीड और अल्फा और फ्लक्स, यहाँ पे अभी टॉर्क का चेंज नहीं हो रहा है, टॉर्क एक अलग चीज है। देखो, जैसे अगर आप आपका अपना जो कॉलेज का बैग है वो लेके चल रहे हैं और संजय ने भी आपको अपना बैग पकड़ा दिया, तो आपकी थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी ना, क्योंकि आप पे लोड बढ़ गया। पहले आप अपना बैग लेके बड़ा तेजी से चल रहे थे कॉरिडोर में, तो लोड बढ़ने से स्पीड गिरती है मोटर की नेचुरली, वो एक अलग चीज है। अब डिपेंडिंग ऑन कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, जो इंडस्ट्री में जो जॉब बन रहा है मोटर से, उसका टॉर्क वेरी हो रहा है, वेरिएबल टॉर्क है ना। किसी ऑपरेशन के लिए इतना टॉर्क चाहिए, किसी ऑपरेशन के लिए इतना टॉर्क चाहिए। सो इफ द टॉर्क चेंजेस फॉर ए ड्राइव, तो स्पीड की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, इसीलिए तो कन्वर्टर लगाते हैं कि किसी भी गिवन टॉर्क पे कितनी भी गिवन स्पीड, मतलब टॉर्क T1 और स्पीड ओमेगा m1 हमें चाहिए, तो अल्फा कितना होना चाहिए? टॉर्क T2 और ओमेगा स्पीड at T2 टॉर्क, मतलब when the motor is supplying torque T2 at a speed of omega m2, what should be alpha? आपने इस तरह के न्यूमेरिकल्स किए ही हैं, है ना। तो ये मैं कह रही थी कि by changing alpha, if load is increasing, speed is decreasing, वही स्पीड रेगुलेशन है। स्पीड रेगुलेशन वही है ना कि फुल लोड पे कितनी स्पीड है, नो लोड पे कितना ड्रॉप हो गया उसमें, वही स्पीड रेगुलेशन है। तो
तो इफ यू वांट कि लोड चेंज होने पे स्पीड डिक्रीज ना हो, तो आपका अपना अल्फा रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि वोल्टेज बढ़ जाए ड्रॉप इन स्पीड को कवर करने के लिए। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि बिना अल्फा को चेंज किए ही, मतलब सेम अल्फा पे इन ए गिवन वैल्यू ऑफ अल्फा ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टॉर्क, मतलब लोड बहुत सारा आपने चेंज किया, अल्फा 30 डिग्री ही है, लोड आपने नो लोड से लेके फुल लोड चेंज कर दिया, तो भी ड्राइव की स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी, मोटर ऑपरेट्स एट ए कांस्टेंट स्पीड इफ एल इज हाई, बिकॉज मोटर स्पीड इतनी जल्दी जल्दी बढ़ ही नहीं पाएगी। इंडक्टेंस जो है वो रेट, मतलब इंडक्टेंस चीजों को स्लो कर देता है, डी बाई डी टी को ऑपोज करता है। इंडक्टेंस क्या करता है? एल ऑपोजेस डी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? तो स्पीड रेगुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, मतलब इंडक्टेंस ज्यादा होगा तो स्पीड रेगुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। रिपल कम हो जाएगा, ये तो हमें मालूम ही है कि रिड्यूस्ड रिपल, एडिशन ऑफ एल जो है उससे रिपल कंटेंट कम हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगी डीसी वेव। एडिशन ऑफ एल इन मोटर आर्मेचर, अगर आर्मेचर में एल डालते हैं, इसका क्या असर पड़ता है? इट डिक्रीजेस द पीक करंट, क्योंकि इंपीडेंस कम हो गया। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस होता है Z। अगर आपका L बढ़ गया, ओमेगा L बढ़ गया, या L इसमें तो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, तो आपका पीक करंट कम हो जाएगी और कम्यूटेशन कैपेबिलिटी ऑफ द ड्राइव विल बी इम्प्रूव्ड। पांचवा पॉइंट क्या है? द RMS टू एवरेज करंट रेशियो ऑल्सो डिक्रीजेज। RMS करंट, अपन लोग डीसी की भी तो √3² निकालते हैं ना, आरएमएस करंट जब हीटिंग चाहिए तो आरएमएस निकालते हैं। तो आरएमएस अपॉन एवरेज करंट का जो रेशियो है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि एवरेज करंट बढ़ जाती है। आपकी एवरेज करंट जीरो नहीं हुई ना, वो जल्दी नहीं जीरो हुई ना, ज्यादा देर तक करंट फ्लो होता रहा, जल्दी जीरो नहीं हुआ, डिले हो गया, करंट डिले हो गया। मीनिंग अगर अपन करंट का वेवफॉर्म ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर आई विल ट्राई टू गो टू फुल स्क्रीन मोड, जस्ट सी इफ अभी आपका ठीक आ रहा है, क्या दिख रहा है कि नहीं? स्क्रीन शेयर हो रहा है? तो शेयर मैम हो रहा है। हो रहा है, हाँ, बट कोई फायदा नहीं है बिकॉज वो कर्सर आ ही नहीं रहा है। मैंने ड्रॉ करने की कोशिश करी थी तो नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं। एनीवे, सो व्हाट आई मीन टू से इज, यहाँ पर इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं आपको क्लियरली दिखने के लिए। ठीक, क्लियर? तो आरएमएस टू एवरेज रेशियो भी आपका डिक्रीज हो जाता है बिकॉज एवरेज करंट बढ़ जाता है। एल कम हो जाएगा तो, सॉरी, एल बढ़ जाएगा तो आपका एवरेज करंट, ये सब चीजों की रिलेशनशिप याद रखिए। एवरेज करंट भी आपकी बढ़ जाएगी तो आरएमएस टू एवरेज रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण आर्मेचर हीटिंग जो है वो भी कम हो जाएगी। अब यहाँ ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, तरह तरह के आपको ऑब्जेक्टिव्स या क्वेश्चंस या वाइवा में वगैरह पूछा जाता है। तो डीसी साइड में देयर इज ए आरएमएस करंट, देयर इज ए एवरेज करंट एंड देयर इज ए मैक्सिमम पीक करंट ऑफ द डीसी। ठीक है, जो याद करिए कन्वर्टर की करंट वेवफॉर्म। कई बार तो अपन स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं उसको, बट एक्चुअली में वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। एक्चुअली में वो स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन। द करंट हैज दिस टाइप ऑफ शेप। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? नहीं? अच्छा, ये एनोटेशन पता नहीं क्यों दिख नहीं रहे। एनीवे, रिकॉर्डिंग में दिख जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका L1 के लिए। ठीक है, अगर आपने इंडक्टेंस चेंज करके बढ़ा दिया इंडक्टेंस, तो आपका यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो रही है इस जगह पे। दिस इज द करंट वेवफॉर्म। ठीक है, दिस इज द करंट वेवफॉर्म। दिख ही नहीं रहा ना आपको? तो ये करंट थोड़ा ज्यादा मतलब मान लीजिए, पहले देखिए सीधे शब्दों में बताऊं, अगर इंडक्टेंस L1 के लिए बीटा आपका जो है, मान लीजिए वो 100 डिग्री था, तो अगर L2 इज ग्रेटर देन L1 है
तो बीटा आपका 100 की जगह 120 हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल, मीनिंग द करंट विल फ्लो फॉर अ लॉन्गर टाइम लाइक दिस। तो लॉन्गर टाइम तक मतलब बीटा बढ़ गया आपका, एल बढ़ने से आपका बीटा बढ़ गया। इंक्रीज इन एल increases beta. If beta is increased, then your average current will also increase. ठीक है, अब समझ में आ रहा है? और एवरेज करंट बढ़ेगा तो ये तीनों चीजें हैं। देखिए डीसी में 3 वैल्यूज हैं, पीक है, आरएमएस है और एवरेज है। एवरेज करंट जो होता है उससे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसको हम IA बोलते हैं, आर्मेचर करंट या एवरेज करंट। आरएमएस करंट के कारण हीट प्रोड्यूस होती है। इफ यू कैलकुलेट, मतलब वेवफॉर्म तो वही है, उसको इंटीग्रेट करके और एवरेज वैल्यू निकल जाती है इंटीग्रेट करके। अगर आप उसका रूट कर दोगे स्क्वायर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स होते हैं इस टाइप के, अगर IA स्क्वायर कर दोगे, अंडर रूट ले लोगे और मीन निकाल लोगे तो आरएमएस वैल्यू हो जाती है। तो इफ यू फाइंड आउट द आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस करस्पॉन्ड्स टू हीट। इफ यू कोई आपसे हीट पूछेगा तो आपको आरएमएस निकालना पड़ेगा, एवरेज से नहीं चलेगा। एंड अगर कम्यूटेटिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है ये वाली, ये पिक्चर में आती है। क्लियर? अब समझ गया कि जो डीसी करंट है कई जगह पे हम उसको फिक्स्ड मान लेते हैं कि कोई रिपल ही नहीं है उसमें, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। बट एक्चुअली तो स्ट्रेट नहीं होती ना, करंट बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है। di/dt इज पॉजिटिव, अपन ने वो सब न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। ठीक है, तो ये तीनों करंट्स इस तरह से तीनों चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ये मैं हटा देती हूँ। अब रिपल का क्या इफेक्ट होता है? When there is ripple in the output DC वोल्टेज, रिपल तो होता ही है ना, भले हम उसको निगलेक्ट। आइडियल डीसी में तो ये तीनों बराबर होती हैं। आइडियल डीसी के लिए IRMS इज इक्वल टू I एवरेज इज इक्वल टू I मैक्स, अगर आइडियल है तो। बट इफ देर इज अ रिपल, देन डिपेंडिंग ऑन कि कितना रिपल होगा, व्हेन देयर इज अ रिपल इन द डीसी वोल्टेज, IRMS और I मैक्स बिकम मोर देन द I एवरेज। मतलब जो टॉर्क कंपोनेंट है करंट का वो तो उतना ही रहता है, लेकिन ये हीटिंग वाली चीज पार्ट और कम्यूटेशन में जो मतलब पीक वैल्यू है कम्यूटेटिंग, वो दोनों वैल्यूज बढ़ जाती है रिपल के कारण। Therefore, for the same value of average current, there is more heating if there is a ripple in the machine. ठीक है? Motor is derated also because there is lesser torque and more heating. क्योंकि जो मोटर की कैपेबिलिटी है दैट इज लिमिटेड बाय हीटिंग। आपको अल्टीमेटली आप मोटर को कहाँ तक ले जा सकते हैं, टॉर्क कितना ले सकते हैं उससे, सो दैट लाइक ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जो हद है, जो मर्यादा, LOC जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो जो है बॉर्डर जो है इलेक्ट्रिकल की ऑपरेशन की, दैट इज ऑलवेज हीटिंग। मीनिंग योर करंट शुड नॉट बिकम मोर देन अ सर्टेन वैल्यू, otherwise the device's motor will get heated. If the motor gets heated, its performance will be deteriorating, the winding may get shorted, या winding की performance कम हो जाएगी, losses बढ़ जाएंगे। तो मतलब एक as an electrical engineer you have to always take care कि मोटर कभी भी रेटेड से ज्यादा वैल्यू पे करंट ना उसको लेनी पड़े। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा कि सेम लोड के लिए मोटर ज्यादा करंट लेगी बिकॉज ऑफ द रिपल, क्योंकि उतना टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा उसमें। अगर रिपल नहीं होता तो मान लीजिए 10 एम्पियर ले लेती, क्योंकि 10 एम्पियर ये सब 10 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10 होता। अब क्या हो जाएगा कि 10 एम्पियर पे अगर टोटल मतलब आरएमएस करंट 10 है तो एवरेज करंट 8 हो जाएगी या 9 हो जाएगी रिपल के कारण, सेम नहीं रहेगी। तो टॉर्क सेम चाहिए तो एवरेज करंट को 9 से 10 करना पड़ेगा, तो मतलब आपको सब कुछ ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो मोटर विल गेट डीरेटेड। फुल लोड पे 10% डीरेटिंग हो गई मान लो मोटर की बिकॉज ऑफ रिपल, तो मीनिंग फुल लोड पे मोटर विल गिव, ऐसा भी किसी प्रॉब्लम में पूछा होता है, फुल लोड पे मोटर विल बी एक्चुअली एबल टू सप्लाई ओनली 90% ऑफ द टॉर्क,
Current will be rated. IA is rated, but torque is not rated. Output torque is not available, rated torque. It is like आपने खाना पूरा खाया पर आपको ताकत पूरी नहीं आई, है ना, इस तरह से, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया है या कोई पैरासाइट है जो आपको चूस रहा है. So ripple is like that. Clear? करंट पूरी है पर टॉर्क पूरा नहीं है, लॉसेस भी ज्यादा है. दिस इज द इफेक्ट ऑफ रिपल ऑन मोटर परफॉर्मेंस. ठीक है, कुछ पूछना है? एनी डाउट्स? नहीं, ठीक है. स्पीड रेगुलेशन समझ में आ गया कि व्हाट इज स्पीड रेगुलेशन? वो तो वैसे Yes, पता ही है, वोल्टेज रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन, ये तो मालूम ही है. ठीक है, और सिमिलरली अल्फा भी समझ में आ गया आपको कि अल्फा का स्पीड का क्या रिलेशन है अगर टॉर्क Yes, फिक्स्ड है तो, है ना, अगर टॉर्क फिक्स्ड है तो. अगर टॉर्क चेंज हो रहा है और उसके आपको स्पीड कांस्टेंट रखनी है या टॉर्क के साथ स्पीड चेंज करनी है, तो दोनों को देख के आपको टॉर्क और स्पीड दोनों को देखकर अल्फा को चेंज करना. ये सब पैरामीटर्स आपस में लिंक्ड हैं. पावर मतलब वोल्टेज करंट मिला के पावर हो गई, तो बेसिकली वोल्टेज करंट, मोटर की स्पीड एंड मोटर का टॉर्क. ठीक है, एनीवे, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस वाज हाफ वेव कन्वर्टर, तो अपन कर ही चुके हैं. ये यहाँ इसलिए रखा क्यों है, ऐसे ही आज रखा है ये, यहाँ क्योंकि हाफ वेव कन्वर्टर का इक्वेशन यही आएगा 3/2 पाई, और अल्फा प्लस 30 से लेके 150 तक वर्क करता है ना वो, तो अल्फा प्लस 5 पाई अपॉन 6 Vm फेज साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी. ठीक है, तो ये इस तरीके से T√3 Vm अपॉन 2 पाई कॉस अल्फा, ये इसका इक्वेशन रहेगा. लाइन वोल्टेज कर दिया इसको तो 3 VML हो जाएगा. तो रिमेंबर, इन ऑल 3 फेज इक्वेशंस, 3 फेज कन्वर्टर, लाइन एंड फेज का ध्यान रखिए प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त कि आपको आप कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं, लाइन है कि फेज है, या एक ही चीज यूज करिए. जैसे ये तो मैंने कहीं से लिया है, अदरवाइज आई विल बी यूजिंग 3 VM, मतलब पीक फेज वोल्टेज इन दिस पर्टिकुलर केस. ओके, अब एडवांटेजेस ऑफ 3 फेज कन्वर्टर ओवर सिंगल फेज, ये शायद हमने कर लिया था कि 3 फेज कन्वर्टर में रिपल फ्रीक्वेंसी हायर होती है, फ्रीक्वेंसी हायर होती है, वो भी मैंने आपको बताया था. फ्रीक्वेंसी हायर होती है मतलब रिपल कम होता है. एक साइकिल में अगर छह बार ऐसे ऐसे आएगा फ्रीक्वेंसी, तो रिपल कंटेंट कम हो जाएगा और फिल्टरिंग रिक्वायरमेंट वगैरह जो है वो भी कम हो जाएगी. द लोड करंट इज मोस्टली कंटिन्यूअस इन 3 फेज कन्वर्टर्स. ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 3 फेज में भी डिसकंटिन्यूअस होता है, बट अगर सेम कंडीशंस हैं लोड वगैरह की, तो 3 फेज में द रीजन, 3 फेज ड्राइव में द रीजन ऑफ कंटिन्यूअस कंडक्शन इज लार्जर than the region of continuous conduction in a single phase drive. When 3 phase converter is used, it is superior as the load performance is superior as compared to when single phase converter is used, क्योंकि naturally अगर रिपल कम होगा उसमें और करंट कंटिन्यूअस होगी तो 3 फेज कन्वर्टर बेटर ऑपरेशन देगा. बट ओनली थिंग इज यू विल नॉट गो फॉर 3 फेज कन्वर्टर in case of, you will not go for 3 phase converter in case of small loads. मतलब रेटिंग का ध्यान रखना है. अपन ने देखा था 50-15 किलोवाट के नीचे, 15 किलोवाट के ऊपर ही हम जाएंगे, 20 HP के ऊपर ही हम 3 फेज पे जाएंगे. ठीक है ना, आज तुम लोग दोनों ना थोड़े सुस्त क्यों लग रहे हो, सब ठीक है? ठीक हो? Yes, ma'am. हाँ, ये 3 फेज सेमी कन्वर्टर ड्राइव हो गई आपकी, है ना, 3 फेज सेमी कन्वर्टर ड्राइव. दिस, तो ये जैसे ये फॉर्मूला जो था ये किसका था, 3 फेज हाफ वेव का था. स्लाइड चेंज हो रही है, ये 3 फेज फुल वेव, 3 फेज मतलब सेमी कन्वर्टर का है. ठीक ठीक, 6 पल्स ड्राइव. अब आज 3 फेज सेमी कन्वर्टर का हम उस दिन पूरा ठीक से नहीं समझ पाए थे. फॉर्मूला तो आप सीधे डिराइव करोगे तो आ ही जाएगा आपका वोल्टेज, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है ना. जस्ट दिखता नहीं है. अब हम लेट अस लुक एट द सर्किट. ये दिस इज सेमी कन्वर्टर, आर्मेचर में भी लगा है, यहाँ भी लगा है, एंड देयर इज अ
freewheeling diode also to maintain continuous current operation, ठीक है, through the load. Now we'll study the performance. पिछली क्लास में इसका वेवफॉर्म मैंने बनाने को आपको दिखाया था और आपको बनाने के लिए असाइनमेंट भी दिया है. अब आज हम इसका ऑपरेशन थोड़ा और अच्छी तरह से पढ़ेंगे. यहाँ पे एक जगह थोड़ी सी ये गलती हो गई थी कि अल्फा ग्रेटर देन 60 लिखा था, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों. यू कैन सी कि अल्फा इज इक्वल टू 60 भी अगर होगा तो इसमें 3 ही पल्सेस आएंगे, ठीक है. तो फर्स्ट यू लुक एट द कन्वर्टर सर्किट. अब जैसे मैंने चेंज किया स्क्रीन, आपको दिख रहा है कन्वर्टर का सर्किट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है. नाउ इस कन्वर्टर के सर्किट को अपने दिमाग में रख लीजिए. हम इसको ऊपर वाले को अभी T1, T2, T3 बोलेंगे और D1, D2, D3 बोलेंगे. 1, 1 नहीं बोलेंगे अभी, 1, 2, 3 बोलेंगे, ठीक है. एंड लेट अस लुक एट द परफॉर्मेंस, ऑपरेशन एंड वर्किंग ऑफ द 3-phase सेमी कन्वर्टर. आप लोगों को असाइनमेंट भी दिया हुआ है, वो आपको 31st तक उसकी डेडलाइन है इसके वेवफॉर्म बनाने का. मैंने इस तरह के असाइनमेंट दिए जिसमें आपको बहुत लिखना नहीं पड़ेगा. थ्योरेटिकल लिखने का काम अभी नहीं दिया है. जरूरत पड़ी तो हम आपको बाद में उसकी प्रैक्टिस जो है वो कराएंगे थोड़ी थोड़ी. अभी तो स्लोली जा रहे हैं, वी हैव लॉट ऑफ टाइम. लेट अस फर्स्ट, ये सर्किट आपने अपने दिमाग में बिठा लिया, T1, T2, T3. तो SCR T1 कब फॉरवर्ड बायस्ड होता है इसमें? आपको एक तो चीज है इसमें कि जब आप इसका वोल्टेज वेवफॉर्म बनाओगे 3 फेज का, तो VAB, VBC और VCA बनाएंगे और फिर उसका उल्टा बनाएंगे, VAB का VBA, VBC का VCB, आ गया समझ में, और VAC का VAB, BCCA, तो CA का AC. तो इस तरीके से आपको बनाने भी हैं वो सारे, ठीक है. तो पूरे 6 बना के ही आप उसके बाद ही वो पूरे 6 वेवफॉर्म बना लीजिए. उसकी हो सके तो जेरोक्स वगैरह करा लीजिए और फिर उसके ऊपर ही आप सब वेवफॉर्म्स बनाइए. तो एक बार आपके पास पूरा 3 फेज का पूरा मतलब 6 वेवफॉर्म पूरे अगर बने हुए होंगे तो आपको बनाने में बहुत इजी पड़ेगा ये, ठीक है. नाउ लेट अस सी SCR T1 जो है इट इज फॉरवर्ड. इसमें जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि जब ओमेगा T इज इक्वल टू 60 डिग्री है तभी T1 आपका फॉरवर्ड बायस्ड होगा. तब तक वो फॉरवर्ड बायस्ड नहीं होगा. क्यों? क्योंकि T1 कब पॉजिटिव हो जाएगा, कब फॉरवर्ड बायस होगा? जब VAB मतलब लाइन वोल्टेज VAB इज ग्रेटर देन VBC एंड VCA. सिमिलरली T2 एंड सिमिलरली T3. आप इस सर्किट को देखिए, फिर से सर्किट दिख रहा है. T1 कब फॉरवर्ड बायस्ड होगा? क्योंकि ये सब भी कनेक्टेड है ना, 3 फेज सप्लाई है. तो VA ये है. इसको जो रिटर्न पाथ मिलेगा वो या तो B से मिलेगा D2 के थ्रू, या इसको जो रिटर्न मिलेगा वो C से मिलेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि VAB should be greater than other all devices, or VBC and VCA. Then T1 will be firing. Similarly for T2, similarly for T3. तो इस वजह से हम ये वेवफॉर्म में अगर देख रहे हैं तो आप देखिए ये T1 यहाँ फायर होगा क्योंकि VAB पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है. T2 ये दोनों यहाँ पे जब A पहले है ना, VAB एंड VAC, तो ये VA फेज की बात कर रहा है. तो मतलब T1 इस पूरे पीरियड में कंडक्ट करेगा क्योंकि A फेज से T1 कनेक्टेड है. ये देखिए A फेज से T1 कनेक्टेड है. तो जब भी VAB या VAC पॉजिटिव है सबसे ज्यादा, तब T1 कंडक्ट. ये कब करेगा? ये आपका या तो VBC या VBA, क्योंकि ये B से कनेक्टेड है. तो जब VBC या VBA पॉजिटिव है तब T2 कंडक्ट करेगा. सिमिलरली व्हेन VCA और VCB आर पॉजिटिव, C पहले आना चाहिए क्योंकि AC अलग वोल्टेज है, CA अलग वोल्टेज है. आप देख रहे हैं ना, VAC अलग वोल्टेज है, VCA अलग वोल्टेज है. वो उसका एग्जैक्टली 180 डिग्री उल्टा है. क्लियर? आर यू फॉलोइंग? Yes, ma'am. हाँ, क्योंकि एक बार समझ जाओगे तो ये कन्वर्टर्स बहुत सब जगह आपको आप सॉल्व कर पाओगे. तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि अगर A में कौन सा लगा है T1, तो VAB, A जहाँ पे भी पहले आ रहा है A और A, तो आपका T1 यहाँ से यहाँ तक कंडक्ट करेगा. 60 डिग्री ये पार्ट है, 60 डिग्री ये पार्ट है. आप ड्रॉ करके खुद ही देख सकते हैं, मेरे बोलने की जरूरत नहीं. सिमिलरली BC के बाद BA आ रहा है, खुद ही आ रहा है ना ये हमने तो लाया नहीं. 3 फेज की वेव बनाओगे तो ऐसे ही आएगा.
तो यहां से लेके यहां तक आपका T2 कंडक्ट करेगा जब तक VB मतलब VB जो है वो पॉजिटिव है, चाहे वो VBC हो या VBA हो। VBB तो होगा नहीं ना, वो तो 0 होगा। सिमिलरली VCA और VCB जब पॉजिटिव होगा तो C फेज में जो वोल्टेज SCR है वो कंडक्ट करेगा। तो मतलब यहाँ पे अल्फा 0 T1 का स्टार्ट होगा, यहाँ पे T2 का और यहाँ पे T3 का, विच इज वेरी क्लियर। ये यहाँ लिखा है कि T1 कैन बी फायर्ड एट अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी अल्फा नहीं, ये ओमेगा टी होना चाहिए, ओमेगा टी इज इक्वल टू 60। सिमिलरली T2 कब फायर कर सकते हैं, जब ओमेगा टी इज इक्वल टू 60 प्लस 120 है। और T3 को कब फायर कर सकते हैं, जब ओमेगा टी इज इक्वल टू 60 प्लस 240। आप अपने पास जो पुराने कोई नोट्स हैं उनमें भी ठीक कर लीजिएगा जो अपलोडेड है, ओमेगा टी है, ठीक है। इसके आगे 120 का इनमें फर्क रहेगा सब। अब अगर आप बना के खुद ही आप बना के देखेंगे आपको तो आप देखेंगे कि जब तक अल्फा 60 से कम होता है तब तक तो इसमें 6 टुकड़े आते हैं ऐसे। ये आ गया VCB, ये आ गया VAB, फिर ये आ गया VAC, फिर ये आ गया VBC, फिर ये आ गया VBA और ये आ गया VCA। इस तरह से एक पूरे साइकिल में, वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है, ऐसा यहाँ पर खत्म हो रहा है। वन कंप्लीट साइकिल में देयर आर 6 pulses, 1 2 3 4 5 6, there are 6 pulses, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे इस जगह पे आपका 360 डिग्री है, इस जगह 6 pulses are there, but the moment, अच्छा ये E है आपका, ये जो लाइन है वो E है, तो करंट का फ्लो वैसे ही डिपेंड करेगा और करंट कैसे जा रही है वो भी वैसे ही डिपेंड करेगा वोल्टेजेस के हिसाब से। तो दैट मीन्स जैसे वहां पे ओमेगा टी इज इक्वल टू 30 पे होता था, यहाँ ओमेगा टी इज इक्वल टू 60 पे डिवाइस की फायरिंग T1 T2 की हो पाएगी। द मोमेंट अल्फा इज ग्रेटर देन 60 डिग्री, तो यहाँ पे 3 ही पल्सेस आएंगे। ये देखिए अल्फा इज इक्वल टू 60 पे आपके VAB, VBC और VCA टुकड़े इसमें से गायब हो गए। AB नहीं है, BA है, BC नहीं है, CB है, CA नहीं है, AC है। इस तरह से 3 ही टुकड़े, तो ये 3 पल्स हो गया, यहाँ पे 6 पल्स, ठीक, राइट। नाउ ये वी वर स्टडीइंग द ऑपरेशन, ओके। सो 60 डिग्री के लिए ये सारे वर्क करेंगे, जबकि आपने देखा था कि सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर में 180 डिग्री तक कंडक्ट करते थे। अगर अल्फा पे ट्रिगर हुआ तो अगली डिवाइस कहां तक जाती थी, पाई प्लस अल्फा, यहाँ पे 120। SCRs are fired at an interval of 120, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज का कंट्रोल कैसे होगा, तो आउटपुट वोल्टेज इज कंट्रोल्ड बाय T1 T2 T3। डायोड जो है वो सिर्फ रिटर्न पाथ देते हैं, जो मोस्ट नेगेटिव जो भी टर्मिनल होगा उससे रिटर्न हो जाता है। अगर A मोस्ट नेगेटिव है तो B A से हो जाएगा, अगर B मोस्ट नेगेटिव है तो डिपेंडिंग ऑन, जैसे अगर फेज A कंडक्ट कर रहा है तो या तो रिटर्न B से हो जाएगा या रिटर्न C से हो जाएगा।